Bismillahirrahmanirrahim. We are going to start off our discussion with the next subsection, which is related to carbohydrates. Here we have got the big picture of the subsection of carbohydrates. इस subsection में first of all we will discuss the introduction to carbohydrates. सबसे पहले हम carbohydrates का general introduction discuss करेंगे. And secondly, we will discuss the classification of carbohydrates. And thirdly, we will discuss the comparison between three classes of carbohydrates. And fourthly, we will talk about the importance of carbohydrates. Let's start off our discussion with the introduction to carbohydrates. First of all, carbohydrates की definition है. By definition, they are polyhydroxyaldehydes और ketones. ये polyhydroxyaldehydes या ketones हैं, या हम carbohydrates को एक और तरीके से भी define कर सकते हैं. So there is another definition: complex substances which on hydrolysis yield polyhydroxyaldehyde or ketone subunits. Anyways, so next इनके हम लिटरल मीनिंग के ऊपर बात करते हैं. कार्बोहाइड्रेट्स का लिटरल मीनिंग क्या है? हाइड्रेटेड कार्बन्स. यू सीन हियर दैट कार्बोहाइड्रेट्स, राइट? सो कार्बो फॉर कार्बन एंड हाइड्रा फॉर वाटर, राइट? सो बेसिकली हम इनको इसलिए कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं कि इनमें कार्बन और वाटर ये 1:1 में प्रेजेंट है. फॉर एवरी कार्बन इन द कार्बोहाइड्रेट्स वी हैव गॉट अ वाटर मॉलिक्यूल. कुछ कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो कि इस बेसिक रूल को फॉलो नहीं करते, लेकिन ये जनरलाइजेशन मोस्ट ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स के लिए ठीक है. सो वी कॉल देम एज द हाइड्रेटेड कार्बन्स, राइट? इनका लिटरल मीनिंग जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो है ही हाइड्रेटेड कार्बन्स. इनको हम सैकराइड्स भी कहते हैं. फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट्स की डिफरेंट क्लासेस हैं, जैसे मोनोसैकराइड्स, ओलिगोसैकराइड्स, पॉलीसैकराइड्स. सो कलेक्टिवली हम सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स को सैकराइड्स भी कह देते हैं, जिसका मतलब क्या है? शुगर्स, राइट? एंड कार्बोहाइड्रेट्स, दीज आर बेसिकली द प्राइमरी प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस. कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्राइमरीली जो सब्सटेंसेस बनती हैं दे आर द कार्बोहाइड्रेट्स. हाँ, उन कार्बोहाइड्रेट्स से आगे चल के लिपिड्स या प्रोटीन्स भी बन सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाट यू विल गेट द कार्बोहाइड्रेट्स. एंड नेक्स्ट इनका है जी जनरल फार्मूला. सो इनका जनरल फार्मूला क्या है? CxH2OY, राइट? एंड X क्या है? X एंड Y आर मोस्टली सेम नंबर, राइट? मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये X और Y सेम नंबर्स होंगे, और ये होंगे किस रेंज में? 3 to thousands, राइट? सो दिस वाज द जनरल फार्मूला ऑफ द कार्बोहाइड्रेट्स. Here I have got few questions for you. Again, we have got 4 options. A option is 1:1, B option is 1:2, C option is 2:1, and D option is 1:3. And again, आपके पास different statements हैं, और command क्या है? Choose a single best answer for each statement. So हमारे पास पहली statement है ratio of carbon and water in carbohydrates is, and best response to this question is 1:1. और उसके बाद फिर सेकेंड स्टेटमेंट है रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन कार्बोहाइड्रेट्स. सो कार्बन और हाइड्रोजन में जो रेशियो है वो क्या होगी? 1:2. यू कैन सीन हियर, हमने भी स्टडी किया है कि कार्बोहाइड्रेट्स में कार्बन और वाटर ये 1:1 में प्रेजेंट है. सो कार्बन और वाटर अगर 1:1 में है, आप देख सकते हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन 1:2 में प्रेजेंट है. फिर नेक्स्ट आप देखें रेशियो ऑफ कार्बन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स इज. अब रेशियो की बात आ गई कार्बन की और ऑक्सीजन की. सो फॉर एवरी कार्बन यू हैव गॉट एन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल. अगेन द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा 1:1. और फिर नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन कार्बोहाइड्रेट्स इज. अब रेशियो ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन है, राइट? सो ये जो रेशियो होगी ऑफ कोर्स ये 2:1 है, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट्स में हर 2 हाइड्रोजन के लिए एक ऑक्सीजन का एटम वो मौजूद है. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी चार्ली.
सो अब इतनी सारी की सारी रेशियोज को मैंने यहाँ पे सम अप कर दिया है। हियर वी हैव गॉट द इंपॉर्टेंट रेशियोज जो भी हमने डिफरेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सो कार्बन और वाटर कार्बोहाइड्रेट्स में 1:1 में प्रेजेंट है। सिमिलरली कार्बन और हाइड्रोजन 1:2 में, कार्बन और ऑक्सीजन 1:1 में, और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ये 2:1 में प्रेजेंट है। And now let's talk about the classification of carbohydrates. अब हम कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन पे बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को बेसिकली 3 मेजर क्लासेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द मोनोसैकेराइड्स, and then we have got the oligosaccharides, and thirdly we have got the polysaccharides. First of all, let's discuss the monosaccharides. इससे पहले कि हम मोनोसैकेराइड्स की निटी ग्रिटी को डिस्कस करें, हम कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। एज यू ऑलरेडी नो दैट आई लव टू टीच थ्रू क्वेश्चंस, बिकॉज द लर्निंग विदाउट क्वेश्चंस इज पैसिव लर्निंग, एंड द लर्निंग विद क्वेश्चंस इज एक्टिव लर्निंग. व्हेन आई आस्क क्वेश्चंस, एक्चुअली आई एम एनेबलिंग यू टू पिक द इंफॉर्मेशन which I am delivering to you actively, right? So let's discuss few questions, and I want you to participate in these questions. I want you to answer every single question. I'm not worried if you are attempting these questions and you are getting them wrong. Yes, I would be worried if you are not attempting questions side by side, right? So let's discuss questions. A option is triosis, B option is tetrosis, C option is pentosis, and D option is hexosis. ये हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। एंड कमांड क्या है? चूज अ सिंगल बेस्ट आंसर फॉर ईच स्टेटमेंट। आपको मैं मल्टीपल स्टेटमेंट्स दूंगा और आपने हर स्टेटमेंट के लिए एक बेस्ट आंसर को पिक करना है। सो विच मोनोसैकेराइड्स आर रेयर इन नेचर? कौन से मोनोसैकेराइड्स नेचर में रेयर हैं? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज बीटा. टेट्रोसिस आर रेयर इन नेचर. यहाँ पे जो ट्रायोसिस हैं दे आर इंटरमीडिएट्स ऑफ द फोटोसिंथेसिस एंड द सेलुलर रेस्पिरेशन, और ये दोनों प्रोसेसेस हमें पता है कि दे आर वेरी वेरी कॉमन प्रोसेसेस, लिहाजा ट्रायोसिस दे आर वेरी कॉमन. सिमिलरली पेंटोसिस में राइबोस और डीऑक्सीराइबोस आते हैं, तो चूंकि राइबोस और डीऑक्सीराइबोस दे आर प्रेजेंट इन द आरएनए एंड डीएनए, एंड आरएनए एंड डीएनए आर प्रेजेंट इन ऑलमोस्ट ऑल द ऑर्गेनिजम्स. सो जो पेंटोसिस हैं दे आर ऑल्सो प्रेटी अबंडेंट. और उसके बाद फिर लास्ट पे हेक्सोसिस हैं. तो हेक्सोसिस तो ये तो हैं ही बहुत कॉमन, राइट? रादर इनमें से जो मोस्ट कॉमन है दे आर द हेक्सोसिस, क्योंकि से सेलुलोज है वो ग्लूकोज से मिलकर बना है, ग्लूकोज का पॉलीमर है. सिमिलरली स्टार्च या ग्लाइकोजन भी ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं. तो चूंकि सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च वगैरह दे आर वेरी वेरी अबंडेंट इन नेचर, लिहाजा जो हेक्सोसिस हैं दे आर ऑल्सो वेरी अबंडेंट इन नेचर. सो यहाँ पे अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स आर रेयर इन नेचर, तो इसमें से हमने देखा कि जो टेट्रोसिस हैं ये रिलेटिवली रेयरर इन नेचर हैं. सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास विच मोनोसैकेराइड्स आर मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. पहले क्या पूछा गया था? रेयर इन नेचर या लीस्ट अबंडेंट इन नेचर. हमने आंसर किया टेट्रोसिस. अब मैं क्वेश्चन क्या पूछ रहा हूं? मोस्ट अबंडेंट इन नेचर. तो इनमें से जो मोस्ट अबंडेंट है नेचर में दे आर द हेक्सोसिस. और ये मोस्ट अबंडेंट क्यों है? ऑफ कोर्स हमें पता है कि सेलुलोज से ये मोस्ट अबंडेंट मैक्रोमोलिक्यूल है ऑन द प्लेनेट अर्थ. और सिर्फ इस बात का ही आपको अगर पता हो कि सेलुलोज चूंकि ग्लूकोज से बना है, तो यही इवन ये इतना ही फैक्ट बताने के लिए काफी है कि हेक्सोसिस मोस्ट अबंडेंट होंगी. इस फैक्ट को हम आगे चल के थोड़ा सा मजीद डिटेल में भी डिस्कस करेंगे. नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज शुगर्स बिलोंग टू विच कैटेगरी ऑफ मोनोसैकेराइड्स. कि राइबोज और डीऑक्सीराइबोज शुगर्स मोनोसैकेराइड्स की किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? तो ये दोनों चूंकि 5 कार्बन शुगर्स हैं, सो दे आर बोथ ऑफ देम दे आर द पेंटोसिस. और नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास व्हिच मोनोसैकेराइड्स आर इंटरमीडिएट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड सेलुलर रेस्पिरेशन. तो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जो ट्रायोसिस हैं ये फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन के इंटरमीडिएट्स हैं. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट वुड बी अल्फा. Now let's move on to the next slide. I have got another question for you, and the statement is which of the following is keto sugar? A option is glyceraldehyde, B option is dihydroxyacetone, C option is ribose, and D option is glucose. इनमें से कौन सी कीटो शुगर है? And the best response to this question would be beta. ये डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन ये एक कीटो शुगर है. इसको भी हम आगे चल के डिस्कस करते हैं. कीटो और एल्डो शुगर्स को भी आगे चल के फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे. Another question for you.
Point out that is not correct for fructose. A option keto sugar, B option is hexose sugar, C option is monosaccharide and D option is glycosidic bond present in it. तो आपसे पूछा क्या गया है कि फ्रुक्टोज के बारे में कौन सी बात ठीक नहीं है। कीटो शुगर तो ये है, सिमिलरली हेक्सोज भी ये है, इसमें 6 कार्बन्स हैं, उसके बाद ये फिर ये मोनोसैकेराइड भी है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड प्रेजेंट इन इट, तो इसके अपने अंदर कोई ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बेसिकली ये दो डिफरेंट मोनोसैकेराइड्स को आपस में ये अटैच करता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये एक ग्लूकोज है और एक और ग्लूकोज है, तो वो बॉन्ड जो इन दोनों को आपस में जोड़ेगा हम उसको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कह सकते हैं। तो किसी एक मोनोसैकेराइड के अंदर ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड नहीं हो सकता। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा। Another question, general formula of monosaccharides is not applicable to. A option is glucose, B option is ribofuranose, C option is ribose and D option is deoxyribose। तो जो मोनोसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला है, अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, वो इनमें से किसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है? एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज डेल्टा। डीऑक्सीराइबोज पे जो जनरल फॉर्मूला है मोनोसैकेराइड्स का वो एप्लीकेबल नहीं है। क्यों एप्लीकेबल नहीं है? क्योंकि जो सेकेंड कार्बन है, सेकेंड कार्बन of the deoxyribose sugar is devoid of one oxygen, उसमें एक ऑक्सीजन कम है, इसीलिए ये जनरल फॉर्मूला इसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, जो कि मोनोसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला है। So let's start off our discussion with the monosaccharides। अभी तक हमने मोनोसैकेराइड्स के बारे में डिफरेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, अब हम मोनोसैकेराइड्स को इन डिटेल डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन टू द मोनोसैकेराइड्स। First of all, you can see in here they contain 3 to 7 carbon atoms. मोनोसैकेराइड्स में 3 से लेके 7 की रेंज में कार्बन एटम्स हो सकते हैं और अकॉर्डिंगली हम इन्हें ट्रायोजिस से लेके हेप्टोजिस तक नाम देते हैं। अब ऐसे मोनोसैकेराइड्स जिनमें 3 कार्बन हैं हम उन्हें ट्रायोजिस कहते हैं, 4 कार्बन वालों को टेट्रोजिस, 5 कार्बन वालों को पेंटोजिस, 6 कार्बन वालों को हेक्सोजिस और 7 कार्बन वालों को हेप्टोजिस कहते हैं। सो मोनोसैकेराइड्स इनमें 3 से लेके 7 की रेंज में कार्बन एटम्स हो सकते हैं एंड ऑल कार्बन्स एक्सेप्ट 1 हैव अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। मतलब जितने भी इनके अंदर कार्बन्स होंगे हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा होगा, लेकिन एक ऐसा कार्बन जरूर होगा हर मोनोसैकेराइड में जिसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ा नहीं हुआ। अब क्वेश्चन ये है कि वो जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन होगा, और इसका आंसर इस नेक्स्ट लाइन में है, द रिमेनिंग 1 कार्बन इज पार्ट ऑफ द एल्डिहाइड और कीटो ग्रुप। ऑफ कोर्स जो भी मोनोसैकेराइड है उसमें एल्डिहाइड या कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, और ऑफ कोर्स जो कार्बन उस कीटो या एल्डिहाइड ग्रुप में प्रेजेंट होगा उसके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं होगा, बाकी हर कार्बन के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड होगा। सो एग्जाम आपको कोई भी ऑप्शन देके पूछ सकता है, लाइक एग्जाम आपको कोई ट्राइओज या टेट्रोज या पेंटोज देके पूछ सकता है कि इसमें कितने कार्बन्स हैं जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड है या हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच नहीं है। तो आपने इसके लिए एक जनरलाइजेशन हमेशा याद रखनी है कि मोनोसैकेराइड्स के सारे कार्बन्स के साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा सिवाय उस एक कार्बन के जिसके साथ जो कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है। Next, now let's discuss the types of the monosaccharides। अब हम मोनोसैकेराइड्स की टाइप्स को डिस्कस करते हैं। सो मोनोसैकेराइड्स बेसिकली इसकी 2 मेजर टाइप्स हैं, एक एल्डो शुगर्स हैं और दूसरे नंबर पे कीटो शुगर्स हैं। अब बाय डेफिनेशन एल्डो शुगर्स क्या है? दे आर द शुगर्स विच कंटेन एल्डिहाइड एज द फंक्शनल ग्रुप। ये वो शुगर्स हैं जिनमें एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मैं आपको बताता हूं इसकी, जैसे ग्लिसरॉल्डिहाइड है या ग्लूकोज है या राइबोज है या डीऑक्सीराइबोज है। आई वांट यू टू मेमोराइज ऑल दीज एग्जांपल्स, इनमें से एक को भी आपने मिस नहीं करना, क्योंकि आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज और इज नॉट एन एल्डो शुगर, राइट। ऑफ कोर्स अगर आपको ये लिस्ट याद होगी तभी आप इस किस्म का क्वेश्चन पिक कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास सेकंड टाइप है मोनोसैकेराइड्स की, विच इज द कीटो शुगर्स। अब जो कीटो शुगर्स बाय डेफिनेशन क्या है, शुगर्स कंटेनिंग कीटोन एज द फंक्शनल ग्रुप। ये वो शुगर्स हैं जिनमें कीटोन एक फंक्शनल ग्रुप के तौर पे है, राइट। सो कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। इसकी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स कौन सी हैं, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन एंड सिमिलरली द राइबोलोज एंड फ्रुक्टोज। याद रखना ये राइबोलोज है, ये राइबोज नहीं है। राइबोज एल्डो शुगर है, जबकि राइबोलोज जो है ये कीटो शुगर है, राइट। सो आई वांट यू टू मेमोराइज दीज एग्जांपल्स, सो प्लीज मेमोराइज देम केयरफुली। और उसके बाद आप यहाँ पे इस फोटोग्राफ में देख सकते हैं कि एल्डो और कीटो शुगर्स का आपको डिफरेंस मैं बताने लगा हूँ। यू कैन सीन हियर कि हमारे पास लेफ्ट हाफ में ये ग्लिसरल्डिहाइड ये एक शुगर है और इसमें आपको ये एक एल्डिहाइड ग्रुप नजर आ रहा है, राइट। सो एल्डिहाइड ग्रुप जैसे कि आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, राइट। और सो ये एक एल्डो शुगर है। सिमिलरली डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन जो है, राइट, डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन में ये कीटो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है, लिहाजा ये एक कीटो शुगर है। भले दोनों का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो सेम है, लेकिन इनका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट है, इनमें फंक्शनल ग्रुप्स डिफरेंट हैं। एक एल्डो शुगर है और दूसरी कीटो शुगर है। ग्लिसरल्डिहाइड ये एल्डो शुगर है, जबकि डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन ये एक कीटो शुगर है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिफरेंट इंपॉर्टेंट मोनोसैकेराइड्स के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द इंट्रोडक्शन, राइट। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज जो है वो कौन सा है, दैट इज द ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट हेक्सोज, राइट। इन फ्री फॉर्म ग्लूकोज इज प्रेजेंट इन ऑल फ्रूट्स, बीइंग अबंडेंट इन द ग्रेप्स, फिग्स एंड डेट्स एटसेट्रा, राइट। फ्री फॉर्म में ये डिफरेंट फ्रूट्स के अंदर ग्लूकोज आपको मिलेगा, जैसे हमने एग्जांपल्स देखी ग्रेप्स में, फिग्स में या डेट्स वगैरह के अंदर। और यहाँ पे अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेमोराइज करें, क्योंकि कुछ वैल्यूज ऐसी हैं जो कि एग्जाम में टेस्ट की जा सकती हैं। जनरली बायोलॉजी के जो क्वेश्चंस होते हैं ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस लॉजिकल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट वैल्यूज हैं समटाइम्स वो भी एग्जाम में अपीयर होती हैं, तो लिहाजा ये भी उन वैल्यूज में से ही एक वैल्यू है जिसको आपने मेमोराइज करना है, राइट। यू कैन सीन हियर आवर ब्लड नॉर्मली कंटेन 0.08% ग्लूकोज। हमारे ब्लड में 0.08% ग्लूकोज है। सो यहाँ पे ये भी याद रखना कि जो ग्लूकोज है इसको हम ब्लड शुगर भी कहते हैं, राइट। हमारे ब्लड के अंदर मेनली जो शुगर प्रेजेंट है दैट इज ग्लूकोज, राइट। इसके अलावा जो दूसरी शुगर्स हैं वो दूसरी जगहों पे प्रेजेंट हो तो सकती हैं, लेकिन ब्लड में जो मेन शुगर है दैट इज द ग्लूकोज। सिमिलरली जो प्लांट्स में फ्लोएम के अंदर जो शुगर होती है दैट इज द सुक्रोज। लिहाजा आपने इस वैल्यू के साथ साथ ये दो फैक्ट्स को भी याद रखना है, ग्लूकोज इज द ब्लड शुगर एंड सुक्रोज इज द फ्लोएम शुगर। और बहरहाल ग्लूकोज इसकी परसेंटेज कितनी है हमारे ब्लड में, 0.08%। एंड नेक्स्ट अब देखें, ये एक और मेमोरी बेस्ड फैक्ट है और ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, याद रखें कि ये 10 ग्राम है, इट्स नॉट 1 ग्राम, राइट। फॉर द सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ग्लूकोज 717.6 किलो कैलोरी ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड। कि 10 ग्राम ग्लूकोज को बनाने के लिए 717.6 किलो कैलोरी सोलर एनर्जी की वो यूज होती है। अब यहां पे एग्जाम आपसे क्वेश्चन किस तरह से पूछ सकता है, एक तो स्ट्रेट क्वेश्चन पूछ सकता है for synthesis of 10 gram of glucose how much solar energy is consumed or used, और आपको different options present करेगा। best response to this question would be of course 717.6 किलो कैलोरी। लेकिन अब एग्जाम कई दफा वो इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट करके भी पूछ सकता है। फॉर एग्जाम्पल बजाय के 10 ग्राम के वो आपसे पूछ सकता है कि 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज के लिए सोलर एनर्जी कितनी कंज्यूम होगी। ऑफ कोर्स अगर 10 ग्राम के लिए 717.6 है तो 1 ग्राम के लिए 71.76 किलो कैलोरी हो जाएगी, राइट। सो ये ओवरऑल हमने एक और जनरलाइजेशन डिस्कस की, स्टेटमेंट एक डिस्कस की मेमोरी बेस के फॉर सिंथेसिस ऑफ 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज 717.6 किलो कैलोरी एनर्जी कंज्यूम होगी, सोलर एनर्जी।
अब क्वेश्चन है हमारे पास, फॉर द सिंथेसिस ऑफ 1 ग्राम ग्लूकोज डैश ऑफ सोलर एनर्जी इज यूज्ड, एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज 71.76 किलो कैलोरी, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. Next, I have got another range of questions for you people. A option is 3, B option is 4, C option is 5 and D option is 6. And again, command हमारे पास क्या है? Choose a single best answer for each statement. हर statement के लिए आपने एक best answer pick करना है. और हमारे पास सबसे पहली स्टेटमेंट क्या है? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर अटैच्ड विद हाइड्रोक्सिल ग्रुप इन अ ग्लूकोज मॉलिक्यूल. तो कितने ऐसे ओवरऑल कार्बन एटम्स हैं ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के अंदर जो कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड होंगे. तो अभी हम डिस्कस करके आए हैं कि किसी भी मोनोसैकेराइड में सारे के सारे कार्बन्स वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप के साथ अटैच्ड होंगे सिवाय उस एक कार्बन के जो कि फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है. लिहाजा बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी 5, क्योंकि ग्लूकोज ये एक 6 कार्बन शुगर है. तो इसमें एक कार्बन के अलावा बाकी जो 5 कार्बन हैं वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जुड़े होंगे. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द रिंग ऑफ द ग्लूकोज. अब क्वेश्चन क्या है? इन द रिंग. इन द रिंग, इसमें देखें कि ये कीवर्ड है इन द रिंग ऑफ द ग्लूकोज, कि ग्लूकोज के रिंग के अंदर कितने ओवरऑल कार्बन एटम्स हैं. तो हमें पता है कि ग्लूकोज का जो रिंग है वो 6 कॉर्नर्ड है, लेकिन एक कॉर्नर को ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई किया होता है और लिहाजा जो बाकी 5 कॉर्नर्स हैं वहां पे क्या होगा? वहां पे ऑफ कोर्स कार्बन एटम्स होंगे. तो लिहाजा एक ग्लूकोज के रिंग के अंदर कितने कार्बन होंगे? देयर वुड बी 5 कार्बन. सो अगेन चार्ली वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस स्टेटमेंट एज वेल. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द रिंग फॉर्म ऑफ ग्लूकोज. अब कीवर्ड क्या है? इन द रिंग फॉर्म, राइट. अब पूरी रिंग फॉर्म के अंदर ऑफ कोर्स लीनियर फॉर्म में जितने होंगे पूरी रिंग फॉर्म में भी कार्बन एटम्स तो उतने ही होंगे, राइट. सो अगर आपसे पूछा जाए कि इन द रिंग पूछा जाए कि रिंग में कितने हैं, तो आंसर 5 है. अगर इन द रिंग फॉर्म पूछा जाए तो उसके अंदर इवन वो वाला कार्बन जो कि रिंग से बाहर है वो भी है, तो रिंग फॉर्म का हिस्सा ही. तो लिहाजा बेस्ट रिस्पॉन्स इस क्वेश्चन का होगा दैट वुड बी डेल्टा. 6 वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द रिंग ऑफ द राइबोस. अब क्वेश्चन क्या है? इन द रिंग ऑफ द राइबोस. और राइबोस का हमें पता है कि ये 5 कार्बन शुगर है. इसमें भी अगेन एक कॉर्नर को ऑक्यूपाई किया होगा ऑक्सीजन ने, तो रिमेनिंग 4 जो कॉर्नर्स होंगे रिंग के दे वुड बी ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन एटम्स. सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी 4 बीटा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर इन द रिंग फॉर्म ऑफ राइबोस. अब यहां पे अगेन क्वेश्चन आया है रिंग फॉर्म. पूरी रिंग फॉर्म के अंदर कितने होंगे? ऑफ कोर्स जितने लीनियर फॉर्म में होंगे उतने ही कार्बन एटम्स रिंग फॉर्म में होंगे. एंड द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी 5. सो यहां पे आप देख सकते हैं चेन स्ट्रक्चर राइबोस और ग्लूकोज का. इसमें आप देखें कि राइबोस किस तरह से ये एक पेंटोज शुगर है और ये एक एल्डो शुगर है, इसमें एक एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट. और सिमिलरली आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज ये एक हेक्सोज शुगर है, इसमें 6 कार्बन हैं और ये भी एक एल्डो शुगर ही है क्योंकि इसमें भी एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है. और आप देख सकते हैं कि इस एक कार्बन के अलावा इन दोनों शुगर्स के अंदर बाकी जितने भी कार्बन्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं राइबोस के केस में ये 4 और ग्लूकोज के केस में ये 5 कार्बन्स ऐसे हैं जिनके साथ हाइड्रोक्सिल ग्रुप आपको नजर आ रहा है. एंड नेक्स्ट हमारे पास है रिंग स्ट्रक्चर ऑफ द राइबोस, राइट, एंड ग्लूकोज, राइट. सो जो रिंग स्ट्रक्चर है राइबोस का वो फ्यूरॉन है, राइट, जबकि ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर है वो पायरॉन है. अब फ्यूरॉन क्या है और पायरॉन क्या है? फ्यूरॉन इज अ जनरल टर्मिनोलॉजी, राइट, एंड पायरॉन ये भी एक जनरल टर्मिनोलॉजी है. F फॉर फ्यूरॉन एंड F फॉर 5. सो फ्यूरॉन इज अ 5 कॉर्नर्ड रिंग. बेसिकली फ्यूरॉन ये 5 कॉर्नर्ड रिंग है. इसी तरह से जो पायरॉन है, पायरॉन इज अ 6 कॉर्नर्ड रिंग. ये 6 कॉर्नर्ड रिंग है. तो यहां पे आप देख सकते हैं कि राइबोज ये एक 5 कॉर्नर्ड रिंग बनाएगा जबकि ग्लूकोज ये 6 कॉर्नर्ड रिंग बनाएगा. तो इसमें हम देखें कि ये हमारे पास
इस डायग्राम के लेफ्ट हाफ में ये राइबोज शुगर है, इसको हम राइबोफ्यूरानोज भी कहेंगे क्योंकि ये 5 कॉर्नर रिंग बना रहा है। इसमें आप देख सकते हैं कि ओवरऑल इसके टोटल कॉर्नर्स कितने हैं रिंग के, इसके टोटल जो कॉर्नर्स हैं 1 2 3 4 एंड 5 कॉर्नर्स हैं राइबोफ्यूरानोज के, राइट। इसमें से आप देखें कि 1 2 3 और 4, ये 4 कॉर्नर्स किसने ऑक्युपाई किए हुए हैं? ये 4 कॉर्नर्स कार्बन ने ऑक्युपाई किए हुए हैं, और ये जो एक कॉर्नर है ऑक्सीजन ने ऑक्युपाई किया हुआ है। और इस तरह से अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि देयर वुड बी हाउ मेनी कार्बन्स इन द रिंग ऑफ द राइबोफ्यूरानोज, तो आप देखिए कि रिंग के अंदर तो 4 कार्बन है, तो बेस्ट रिस्पॉन्स 4 होगा। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन आपसे इस तरह से पूछूं हाउ मेनी कार्बन्स इन द रिंग फॉर्म ऑफ द राइबोफ्यूरानोज या राइबोज, तो इसमें आप देखें कि ये वाला जो कार्बन है 5th कार्बन जो कि टेक्निकली रिंग से बाहर है वो भी है तो रिंग फॉर्म का हिस्सा ही, सो रिंग फॉर्म के अंदर 5 कार्बन होंगे। और सेम आइडिया ये ग्लूकोज के लिए भी है। आप देख सकते हैं इसके अंदर कितने कार्बन हैं रिंग के अंदर 1 2 3 4 एंड 5, चूंकि 6 कॉर्नर जो है इसको ऑक्सीजन ने ऑक्युपाई किया हुआ है। सो ग्लूकोज के इन द रिंग 5 कार्बन होंगे एंड सिमिलरली इन द रिंग फॉर्म कलेक्टिवली 6 कार्बन होंगे। सो ये एक और हमारे पास ट्रेसिंग है राइबोज वर्सेस डीऑक्सीराइबोज वर्सेस द राइबोलोज। इसमें आप देखें कि ये 3 बेसिक शुगर्स हैं जिनका डिफरेंस मैं आपको बताने लगा हूं। स्ट्रक्चरली एग्जाम में कई दफा क्वेश्चन आ सकता है, आपको वो डिफरेंट वो ऑप्शंस के तौर पे प्रेजेंट कर सकते हैं, किसमें भी ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है और सी ऑप्शन ये है और डी कोई और ऑप्शन दे सकते हैं, और आपसे कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज राइबोज और डीऑक्सीराइबोज और राइबोलोज। तो इसमें आप देखें कि जो राइबोज है इसमें 2nd कार्बन के साथ H और OH दोनों अटैच्ड हैं, डीऑक्सीराइबोज में 2nd कार्बन के साथ H और H अटैच्ड है, सो इट्स डिवाइड ऑफ 1 ऑक्सीजन, राइट। और यही वो वजह है कि जनरल फार्मूला जो है कार्बोहाइड्रेट्स का वो इस पे एप्लीकेबल नहीं है, जबकि राइबोलोज के केस में जो 2nd कार्बन है उसके साथ जस्ट ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद नहीं है, राइट। सो बेसिकली इन तीनों में यानी कि राइबोज, डीऑक्सीराइबोज और राइबोलोज, इन तीनों शुगर्स में जो डिफरेंस है वो 2nd कार्बन के ऊपर है, जैसा कि हमने इन डायग्राम्स में देखा भी है। ओके स्टूडेंट्स, अभी तक हमने मोनोसैकेराइड्स को इन डिटेल डिस्कस किया है एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ आवर डिस्कशन विद द एरिया ऑफ द ओलिगोसैकेराइड्स। सो ओलिगोसैकेराइड्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम डिस्कस करें ओलिगोसैकेराइड्स को, हम कुछ क्वेश्चंस में आपसे पूछना चाहूँगा। स्टेटमेंट है हमारे पास, द लिंकेज प्रेजेंट बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज इन केन शुगर इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज। पेप्टाइड लिंकेज तो अमीनो एसिड्स के दरमियान होता है इन द प्रोटीन्स, लिहाजा ये जवाब नहीं है। आयनिक बॉन्ड तो कोई आयनिक बॉन्ड भी नहीं है, क्योंकि ग्लूकोज शुगर ये ऐसा ना तो ये आयन्स हैं जिनके दरमियान आयनिक बॉन्ड बने, सो इसका आंसर बीटा भी नहीं होगा। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यस दिस इज द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन। कि बेसिकली जो केन शुगर है जिसको हम टेबल शुगर भी कहते हैं या सुक्रोज, तो इसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है। और डी ऑप्शन है आयनिक बॉन्ड और ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, क्योंकि इसमें आयनिक बॉन्ड आ गया लिहाजा ये वाला ऑप्शन भी हमारा गलत होगा। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज चार्ली। एंड Here we have got the oligosaccharides now. अब हम oligosaccharides के साथ अपने डिस्कशन को conventionally start करते हैं. So first of all, let's talk about the introduction to the oligosaccharides. You can see in here they contain 2 to 10 monosaccharides. तो हमने पहले monosaccharides के बारे में क्या डिस्कस किया था? 3 to 7 कार्बन्स थे उनके अंदर। यहां पे हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? 2 to 10 मोनोसैकेराइड्स हैं विच आर अटैच्ड टू ईच अदर वाया द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, राइट। सो अब अकॉर्डिंगली अगर ऐसे ओलिगोसैकेराइड्स जिनमें 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े होंगे वाया द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, हम उनको डाइसैकेराइड्स कहेंगे। सिमिलरली अगर 3 जुड़े होंगे तो ट्राइसैकेराइड्स एंड सो ऑन, राइट। और यहां पे ये बात भी रिमार्केबल है कि जो डाइसैकेराइड्स हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में से जो मोस्ट अबंडेंट ओलिगोसैकेराइड्स हैं वो डाइसैकेराइड्स हैं, यानी कि ऐसे डाइसैकेराइड्स हैं जिनमें 2 मोनोसैकेराइड्स आपस में जुड़े हैं वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज।
अब हम कुछ इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स को डिस्कस करते हैं। ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट एरिया है और हाई यील्ड एरिया है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। और ये जो इंफॉर्मेशन अभी मैं आपको देने लगा हूं, एग्जाम इस इंफॉर्मेशन को डिफरेंट वेज में आपसे टेस्ट करता है। बहरहाल हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड्स हैं। इसमें देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव गॉट द maltose, and secondly you have got the lactose, and thirdly you have got the sucrose। अब जो माल्टोज है, बेसिकली माल्टोज ये एक ऐसा डाइसैकेराइड है जो कि दो ग्लूकोज के मोनोमर्स से मिलने से बनता है। जैसे व्हेन ग्लूकोज विल कंबाइन विद द ग्लूकोज, राइट, यू विल गेट द माल्टोज। या आप इसको इस तरह से भी कह सकते हैं कि जब माल्टोज हाइड्रोलाइज होगा with the help of maybe an enzyme maltase, तो जब वो हाइड्रोलाइज होगा it will yield 2 molecules of glucose। सो ये एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह से भी पूछा जा सकता है, हाइड्रोलिसिस ऑफ द माल्टोज वुड यील्ड, राइट। अब आपको एग्जाम डिफरेंट ऑप्शंस देगा, लाइक ए ऑप्शन इज 2 molecules of glucose, बी ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड galactose, सी ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड fructose, डी ऑप्शन इज fructose and galactose, and so on, and the best response to this question would be of course 2 molecules of the glucose, right। Similarly एग्जाम इनवर्स वे में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ग्लूकोज विल कंबाइन विद द ग्लूकोज सो एज टू गिव यू, ए ऑप्शन इज माल्टोज, बी ऑप्शन इज लैक्टोज, डी सी ऑप्शन इज सुक्रोज, एंड डी ऑप्शन में भी सम अदर शुगर, राइट। सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी माल्टोज, राइट। सो याद रखिएगा कि ग्लूकोज और ग्लूकोज के मिलने से क्या बनता है, माल्टोज। और जो दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स के दरमियान लिंकेज होगा उसको हम नाम तो देते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज का, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग ये अल्फा 1,4 लिंकेज होगा। अल्फा इसलिए क्योंकि इसमें अल्फा शुगर्स इन्वॉल्व हैं, बराबर उनमें जो लिंकेज है वो 1 to 4 लिंकेज है। अभी हम आगे चल के इस लिंकेज को डिटेल में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। इसी तरह से जो लैक्टोज है ये कैसे बनती है, ये जो शुगर है लैक्टोज ये कैसे बनेगी, तो यू कैन सीन हियर ग्लूकोज एंड गलैक्टोज गिव यू लैक्टोज। या इनवर्सली आप ये भी कह सकते हैं, जब आप लैक्टोज को हाइड्रोलाइज करेंगे यू विल गेट द ग्लूकोज एंड द गलैक्टोज, राइट। अब लैक्टोज में बेसिकली जो लिंकेज है दैट इज अ बीटा 1,4 लिंकेज, वहां पे बीटा 1,4 लिंकेज है, क्योंकि बीटा ओवरऑल ये एक टेक्निकली लिंकेज है जिसमें बीटा ग्लूकोज इन्वॉल्व है। फिर नेक्स्ट आप देखें कि हमारे पास सुक्रोज है। सुक्रोज एक्चुअली ये किससे बना है, ये ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कंबाइन होने से बना है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के कंबाइन होने से यू विल गेट द सुक्रोज, राइट। या इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि सुक्रोज ऑन हाइड्रोलिसिस वुड यील्ड ग्लूकोज एंड द फ्रुक्टोज। अब जो लिंकेज होगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान सो एज टू गिव यू द सुक्रोज, दैट वुड बी द अल्फा 1,2 लिंकेज, राइट। अब यहाँ पे इनके कॉमन नेम्स भी मैं चाहता हूं कि आप लोग याद रखें। एक तो लिंकेजेस आपने याद रखे, ओके फाइन, कि एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि माल्टोज में ग्लूकोज और ग्लूकोज के दरमियान कौन सा लिंकेज प्रेजेंट है, अल्फा 1,4 और बीटा 1,4 और अल्फा 1,2 और अल्फा 1,6 एंड सो ऑन, राइट। सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी अल्फा 1,4। सो ये लिंकेजेस आपने इस तरह से मेमोराइज कर लेने। या इनवर्सली भी एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि अल्फा 1,2 लिंकेज इनमें से किस शुगर में प्रेजेंट है। सो ऑफ कोर्स यू कैन सीन हियर अल्फा 1,2 लिंकेज वो सुक्रोज में प्रेजेंट है। सो इस ये छोटा सा एरिया है, राइट, इसमें बड़ी कॉम्पैक्ट इंफॉर्मेशन है और क्वेश्चंस यहां से सेवरल वेज में फॉर्मुलेट किए जा सकते हैं। बहरहाल एक और भी डोमेन है क्वेश्चंस की फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एरिया, और वो है इनके कॉमन नेम्स के हवाले से। सो यू कैन सीन हियर कि जो माल्टोज है, माल्टोज को हम माल्ट शुगर भी कहते हैं। माल्ट शुगर, इनको कॉमन लैंग्वेज में हम माल्ट शुगर भी बोलते हैं। सो ये इसका कॉमन नेम है। सिमिलरली जो लैक्टोज है इसको हम मिल्क शुगर भी कहते हैं। लैक्टोज इज ऑल्सो नोन एज द मिल्क शुगर, राइट। इट्स द मिल्क शुगर, चूंकि मिल्क में ये प्रेजेंट है। और उसके बाद फिर थर्ड नंबर पे हमारे पास सुक्रोज है। तो सुक्रोज को हम ओवरऑल केन शुगर या टेबल शुगर या कॉमन शुगर या पंजाबी में इवन खंड भी कहते हैं, राइट। सो जो कि हम कॉमनली घरों में यूज करते हैं, राइट। सो दिस इज द केन शुगर, राइट। सो इनमें से जो केन शुगर है ये वन ऑफ द मोस्ट फेमिलियर डाइसैकेराइड्स है, राइट। सो वंस अगेन जाते जाते एक हाई यील्ड इंफॉर्मेशन आपको रिवाइज करता चलूं कि अब देखें इन तीनों डाइसैकेराइड्स या इन तीनों ओलिगोसैकेराइड्स के अंदर, जो कि टेक्निकली डाइसैकेराइड्स ही हैं, इन तीनों के अंदर एक कंपोनेंट वो लाजमी मौजूद है, दैट इज द ग्लूकोज। हाँ, जब ग्लूकोज ग्लूकोज से मिलेगा यू विल गेट माल्टोज, ग्लूकोज गलैक्टोज से मिलेगा यू विल गेट लैक्टोज, और जब ग्लूकोज फ्रुक्टोज से मिलेगा यू विल गेट द सुक्रोज। आप इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं, ग्लू एंड ग्लू गिव यू माल्टो,
and glue and galactose give you lactose, and similarly glucose and fructose give you the sucrose. I want you to memorize these facts. So ये आपको मैं इस स्लाइड के जरिए अल्फा और बीटा ग्लूकोज का डिफरेंस बताना चाहता हूं। यहां पे आप ये देखें कि ये जो अल्फा ग्लूकोज है, अल्फा ग्लूकोज में जो कार्बन नंबर 1 है, कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोजन है इट्स प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ द रिंग, इट्स प्रेजेंट अबव द प्लेन ऑफ द रिंग, राइट। सो अगर फर्स्ट कार्बन पे रिंग फॉर्म में हाइड्रोजन अबव द प्लेन ऑफ द रिंग प्रेजेंट हो या इनवर्सली हाइड्रोक्सिल ग्रुप बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग प्रेजेंट हो, हम इसको बोलते हैं अल्फा ग्लूकोज। So A for alpha and A for above. So हाइड्रोजन अगर प्लेन ऑफ द रिंग से अबव हुआ एट फर्स्ट कार्बन, हम इसको इस ग्लूकोज को बोलेंगे ये अल्फा ग्लूकोज है। सिमिलरली अगर फर्स्ट कार्बन पे जो हाइड्रोजन है इट्स बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, सो बी फॉर बिलो एंड बी फॉर बीटा, राइट। सो देख सकते हैं कि अगर फर्स्ट कार्बन पे रिंग फॉर्म में, ग्लूकोज के रिंग फॉर्म में फर्स्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन ये बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग है, हम ऐसे ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, दिस इज अ बीटा ग्लूकोज, जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ कोर्स अबव द प्लेन ऑफ द रिंग हो जाएगा। अब अगर मैं कहता हूं कि अल्फा 1,4 लिंकेज है, इसका मतलब ये है कि मैं माल्टोज में कहता हूं कि जी अल्फा 1,4 लिंकेज है, इसका मतलब ये हुआ कि एक ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन दूसरे ग्लूकोज के फोर्थ कार्बन के साथ जुड़ा है और वो हैं दोनों अल्फा ग्लूकोज। सो दिस इज अल्फा 1,4 लिंकेज, राइट। आई होप कि अब आपने अल्फा और बीटा ग्लूकोज का जो कॉन्सेप्ट है बेसिक, इसको भी ग्रैब कर लिया है। सो यहाँ पे एक ओवरऑल आपकी बुक से ही ये फोटोग्राफ ली गई है, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें दो मोनोसैकराइड्स आपको दिखाए गए हैं। इसमें लेफ्ट हाफ में यू कैन सी द ग्लूकोज एंड राइट हाफ में यू कैन सी द फ्रुक्टोज। एंड ग्लूकोज और इसमें देखें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के दरमियान जो लिंकेज आप देखेंगे, इसमें ग्लूकोज का फर्स्ट कार्बन इन्वॉल्व है और फ्रुक्टोज का सेकेंड कार्बन इन्वॉल्व है। और इसमें देखें कि जो ग्लूकोज का जो फर्स्ट कार्बन है यहां से हाइड्रोक्सिल ग्रुप आया और जो फ्रुक्टोज का जो सेकेंड कार्बन है इससे हाइड्रोजन आई, सो वाटर यहां से रिमूव हो गया और ये जो दोनों शुगर्स हैं ये आपस में लिंक हो गई वाया दिस ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। सो यू कैन सी हियर दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, राइट। सो ये हमारे पास आ गया डाइसैकराइड, बेसिकली ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज गिव यू सुक्रोज, राइट। सो उसमें सुक्रोज में हमने देखा था क्या, कौन सा लिंकेज था, देयर वाज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये 1,2 जो लिंकेज है आपको यहां पे नजर भी आ रहा है इस फोटोग्राफ के अंदर। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। हमारे पास क्वेश्चन है, रिंग स्ट्रक्चर ऑफ फ्रुक्टोज कंसिस्ट ऑफ, ring structure of fructose consists of, right, and the best response to this question would be 5 corners। भले फ्रुक्टोज एक 6 कार्बन शुगर है, मैं एग्री करता हूं जैसे कि ग्लूकोज एक 6 कार्बन शुगर है, लेकिन लाजमी नहीं है कि अगर कार्बन का नंबर 6 है तो जो रिंग बने वो भी 6 कॉर्नर्ड ही बने, राइट। सो 6 कॉर्नर बन भी सकता है और नहीं भी बन सकता। तो ग्लूकोज के केस में 6 कॉर्नर रिंग बनता है, लेकिन फ्रुक्टोज ये भी एक हेक्सोज है, ये भी एक 6 कार्बन मोनोसैकराइड है, लेकिन इससे जो रिंग बनेगा वो 5 कॉर्नर्ड रिंग होगा, रिमेंबर, राइट। सो फ्रुक्टोज विल गिव यू फ्यूरान रादर देन द पायरान। So best response would be beta to this question. अब हम अपने डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं with the polysaccharides, right? So polysaccharides are one very important area from the examination point of view. इसके इंट्रोडक्शन पे हम बात करते हैं। So you can see in here 11 to several monosaccharides attached via glycosidic linkage, right? 11 से onwards बेतहाशा, right? वो अगर monosaccharides एक दूसरे के साथ linked हैं via the glycosidic linkage, हम उनको बोलेंगे they are the polysaccharides, right? हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास 3 से 7 कार्बन तक कार्बोहाइड्रेट्स से हमने उन्हें मोनोसैकराइड्स कहा। फिर हमने ये देखा कि अगर ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें 2 से 10 तक मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़े हैं वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, वो हमारे ओलिगोसैकराइड्स कहलाए। और फिर 11 से ऑनवर्ड्स अगर जितने भी मोनोसैकराइड्स आपस में जुड़ेंगे वाया ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, दे वुड गिव यू द पॉलीसैकराइड, राइट। और पॉलीसैकराइड्स के बारे में कुछ एक और इंपॉर्टेंट बात यह है कि दे आर यूजुअली ब्रांच्ड। आई एम नॉट सेइंग दे आर ऑलवेज ब्रांच्ड। हमारे पास ऐसे पॉलीसैकराइड्स भी
हो सकते हैं जो कि ब्रांच नहीं है। फॉर एग्जांपल सेलुलोज ब्रांच्ड नहीं है, इसी तरह से स्टार्च का जो फ्लेवर है अमाइलोज वो भी ब्रांच्ड नहीं है, लेकिन यूजुअली दे आर ब्रांच्ड, जैसे कि अमाइलोपेक्टिन है या जैसे कि ग्लाइकोजन है, दे आर ब्रांच्ड, राइट। और उसके बाद फिर ये भी आप देखें, बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं दे आर मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स इन नेचर। पॉलीसेक्राइड्स ये मोस्ट अबंडेंट कार्बोहाइड्रेट्स हैं इन नेचर, राइट। इसको हम आगे चल के इनकी अबंडेंस को फर्दर थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे कि कौन से कार्बोहाइड्रेट्स या कौन से पॉलीसेक्राइड्स इतने ज़्यादा अबंडेंट हैं इन नेचर, राइट। सो यहाँ पे अब हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। अगेन वी हैव गॉट फ्यू ऑप्शंस। A option is amylose, B option is amylopectin, C option is glycogen, D option is cellulose, E option है जी both A and B। और कमांड हमारे पास क्या है, choose the single best answer for each statement। हमारे पास पहली स्टेटमेंट है which of the following is a storage form of food in plants। इनमें से plants में storage form of food कौन सी है, राइट। So you can see in here प्लांट्स में आपको पता है कि फूड जो है वो स्टोर होती है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, एंड स्टार्च इट कम्स इन टू फ्लेवर्स, द अमाइलोज एंड द अमाइलोपेक्टिन। So the best response to this question is both A and B, so हम इसके लिए E को पिक करेंगे। नेक्स्ट स्टेटमेंट है which of the following is a storage form of food in prokaryotes, fungi and animals, राइट। सो इसमें प्रोक्रियोट्स, फंजाई और एनिमल्स में स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड क्या है, तो इन तीनों कैटेगरीज के ऑर्गेनिजम्स में जो फूड मेनली स्टोर होती है इट्स स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज चार्ली टू दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट स्टेटमेंट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, राइट। यहाँ पे देखें कीवर्ड क्या है, इन द हॉट वाटर, राइट। सो जनरली स्पीकिंग सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स ही इनसॉल्युबल होते हैं इन वाटर, लेकिन सिर्फ अमाइलोज वाहिद पॉलीसेक्राइड है जो कि हॉट वाटर में सॉल्युबल हो सकता है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास आयोडीन टेस्ट गिव्स रेड कलर विद, राइट। सो आयोडीन टेस्ट जो है वो ग्लाइकोजन के साथ रेड कलर देगा। सो बेस्ट रिस्पॉन्स इज चार्ली टू दिस क्वेश्चन। और नेक्स्ट फिर देखिए स्टेटमेंट है हमारे पास β1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन। मोस्टली हमने अपनी बुक में जो लिंकेजेस पढ़े हैं मोस्टली दे आर अल्फा लिंकेजेस, अल्फा 1, 2, अल्फा 1, 4 बीइंग द मोस्ट कॉमन, राइट, अल्फा 1, 6, 7, राइट। सो β1,4 लिंकेजेस दे आर वेरी वेरी रेयर, राइट। और β1,4 लिंकेज ये एक ऐसा रेयर लिंकेज जो कि अब देखेंगे सेलुलोज में प्रेजेंट है। प्रोबेबली जो पॉलीसेक्राइड्स हमारी बुक में डिस्कस्ड है उनमें से सेलुलोज वाहिद है जिसके अंदर आप β1,4 लिंकेज देखेंगे। अदरवाइज everywhere you will see the alpha 1,4 linkages in the straight chain and alpha 1,6 linkages at the branching points. So best response to this question का होगा that would be delta. So now let's move on to this next slide. अभी तक मैंने जितने भी ये क्वेश्चंस पूछे हैं पॉलीसेक्राइड्स के बारे में आपसे, वो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस इस टेबल के जरिए आंसर होंगे। एंड इससे पहले कि हम इस टेबल की निटी ग्रिटी को डिस्कस करें, आई वुड लाइक टू ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द टाइटल ऑफ दिस टेबल एंड दिस टाइटल इज इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स। जो डिफरेंट इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स हमारी बुक में डिस्कस्ड हैं, हम उन इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स को इन डिटेल डिस्कस करेंगे। सो इसमें इस टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में यू हैव गॉट द फीचर, इन द सेकंड कॉलम यू हैव गॉट the starch, in the third column you have got the glycogen and the fourth column you have got the cellulose। अब हम ये जो तीन पॉलीसेक्राइड्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स हैं, स्टार्च, ग्लाइकोजन और सेलुलोज, हम इन्हें डिस्कस करेंगे अंडर डिफरेंट हेडिंग्स। लाइक हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल कि किन ऑर्गेनिजम्स में ये पाए जाते हैं, सेकेंडली हम देखेंगे इनका मेन फंक्शन क्या है, थर्डली हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमें क्या मिलेगा, फिर इनकी सॉल्युबिलिटी इन वाटर के बारे में डिस्कशन करेंगे, फिर आयोडीन के टेस्ट के साथ हमें कौन सा कलर मिलेगा इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉलीसेक्राइड्स के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर लास्ट पे हम ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस जो इनमें प्रेजेंट है इनको भी डिस्कस करेंगे। हमारी बुक में ये जो सारी इंफॉर्मेशन है ये डिफरेंट पैराग्राफ्स की शक्ल में है, लेकिन पैराग्राफ्स की शक्ल में इंफॉर्मेशन को मेमोराइज करना ऑफ कोर्स बहुत मुश्किल होता है, चीजें आपस में कन्फेबुलेट हो जाती हैं, और खास तौर पे जब इनके कोरिलेशन के क्वेश्चंस आते हैं देयर इज अ प्रीटी गुड चांस दैट यू विल गेट देम रॉन्ग, अगर आपने अलग अलग पैराग्राफ्स की शक्ल में चीजों को क्रैम करने की कोशिश की हुई है तो। सो टेबल्स, आई ऑलवेज लाइक टू कंस्ट्रक्ट टेबल्स, क्योंकि टेबल्स के जरिए बड़े अच्छे तरीके से इंफॉर्मेशन जो वो कोरिलेट भी हो जाती है। सो अलग अलग भी इनके फैक्ट्स जहां पे आपको
आपको पता चलेंगे, इनका कोरिलेशन भी थ्रू द सेम टोकन आपको पता चलेगा, एंड आपके पास एक बेहतर सलाहियत होगी एग्जाम में क्वेश्चंस को आंसर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव गॉट द ऑर्गेनिज्म। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि ये जो 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स हैं ये किन ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट है। तो स्टार्च है, स्टार्च इज अ स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड इन द प्लांट्स, सो स्टार्च प्लांट्स में प्रेजेंट है। ग्लाइकोजन ये प्रोकैरियोट्स, फंजाई और एनिमल्स में प्रेजेंट है, और सेलुलोज जो है ये प्लांट्स में भी प्रेजेंट है इन द सेल वॉल, और इसी तरह से एल्गी जो कि प्रोटिस्ट हैं, ऑफ कोर्स एल्गी की सेल वॉल के अंदर भी सेलुलोज प्रेजेंट है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट इनका मेन फंक्शन देखते हैं। स्टार्च का मेन फंक्शन क्या है? स्टोरेज ऑफ फूड। प्लांट्स के अंदर जो मेन फॉर्म ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड है दैट इज द स्टार्च, राइट। सिमिलरली जो एनिमल्स हैं खास स्पेसिफिकली, और फंजाई और प्रोकैरियोट्स जनरली, इनके अंदर भी जो स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड है दैट इज द ग्लाइकोजन, जबकि सेलुलोज जो है इसका रोल स्ट्रक्चरल है। अब आप यहां पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सर सेलुलोज को हर्बीवोर्स डाइजेस्ट कर सकते हैं, और अगर हर्बीवोर्स सेलुलोज को सेलुलेज एंजाइम की मदद से जो कि उनकी गट में प्रेजेंट है वो डाइजेस्ट कर सकते हैं, तो फिर इसका रोल स्ट्रक्चरल कैसे हुआ? इसका भी तो फंक्शनल रोल होना चाहिए। तो यहां पे मैं आपको ये बताता चलूं कि हम ये जो रोल की बात कर रहे हैं, मेन फंक्शन की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जिनके अंदर ये प्रेजेंट है, राइट। हर्बीवोर्स के लिए मे बी इसका फंक्शनल रोल होगा, लेकिन भाई प्लांट्स और एल्गी के अंदर तो ये स्ट्रक्चर्स ही बना रहे हैं ना, तो लिहाजा उनके अंदर इनका जो रोल है दैट इज द स्ट्रक्चरल रोल। अब नेक्स्ट देखें इनकी हाइड्रोलिसिस के नतीजे में हमें क्या मिलेगा। हाइड्रोलिसिस ऑफ ईच ऑफ दीज 3 पॉलीसैकेराइड्स वुड गिव यू ग्लूकोज। इन तीनों की हाइड्रोलिसिस के नतीजे में आपको ग्लूकोज ही मिलना है, सो तीनों ही ग्लूकोज के पॉलीमर्स हैं। और फिर जो सॉल्युबिलिटी इन वाटर, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। सो देयर इज अ जनरलाइजेशन, और जनरलाइजेशन क्या है कि ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर, राइट। सारे के सारे पॉलीसैकेराइड्स वाटर में इनसॉल्युबल हैं। जस्ट वन माइनर एक्सेप्शन टू द रूल है, और वो क्या है कि अमाइलोज जो कि स्टार्च का एक फ्लेवर है वो भी वैसे तो इनसॉल्युबल इन वाटर है। हाँ, अगर आपसे कहा जाए कि इन हॉट वाटर, यस इन हॉट वाटर इट बिकम्स सॉल्युबल, राइट। सो इवन अगर आपसे पूछा जाए कि जी कौन से पॉलीसैकेराइड्स ऐसे हैं जो वाटर में इनसॉल्युबल हैं, अमाइलोज, अमाइलोपेक्टिन, ग्लाइकोजन, ऑल ऑफ दीज, तो आपने ऑल ऑफ दीज को ही पिक करना है, राइट। क्योंकि इसके अंदर देखें कि जो अमाइलोज है वो भी इनसॉल्युबल है, हाँ हॉट वाटर में इनसॉल्युबल है, राइट। सो जनरलाइजेशन हमारी क्या बनी? ऑल पॉलीसैकेराइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ओके, सो यहां पे आप देखें कि अमाइलोज जो है इट्स सॉल्युबल इन द हॉट वाटर, और फिर जो अमाइलोपेक्टिन है ये इनसॉल्युबल इन हॉट वाटर। सो बेसिकली जो स्टार्च है इट कम्स इन 2 फ्लेवर्स, अमाइलोज एंड द अमाइलोपेक्टिन, राइट। अब देखें इनके नामों से मैं थोड़ा सा इनका डिफरेंस आपको समझाना चाहता हूं कि अमाइलोज इज लूज, फिर गौर करें, amylose is loose, and why it is loose? Because it has got no branching, right? And amylopectin is compact, and why it is compact? Because of the extensive branching there, right? So amylose चूंकि loose इसलिए है, इसमें branching नहीं है, and probably that's the reason ये water में, hot water में soluble है, और amylopectin बहुत compact है, इसमें extensive branching है, तो ये water में insoluble है, even hot water में भी ये insoluble होगा। हाँ, ग्लाइकोजन और सेलुलोज ये दोनों भी इनसॉल्युबल हैं इन वाटर। और उसके बाद नेक्स्ट अब देखें कलर ऑन द आयोडीन टेस्ट। अगर हम आयोडीन टेस्ट परफॉर्म करें इन 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स के साथ, तो स्टार्च के साथ जो आयोडीन टेस्ट है इट विल गिव यू ब्लू कलर, एंड एनिमल्स के साथ जो आयोडीन टेस्ट इट विल गिव यू रेड कलर, और सेलुलोज के साथ इट विल गिव यू नो चेंज, राइट। सो ये जो कलर्स हैं आपने इनको बहुत ही केयरफुली अब इनको मेमोराइज करना है, क्योंकि कलर्स एग्जाम में कई दफा बच्चों के माइंड में इन्वर्स हो जाते हैं। रिमेंबर, ब्लू फॉर स्टार्च एंड रेड फॉर द ग्लाइकोजन। And next we have got the glycosidic linkages, right? अब इन तीनों इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स में ग्लाइकोसिडिक लिंकेजेस जो वो कौन से प्रेजेंट हैं? यू कैन सी इन हियर कि अल्फा 1,4 लिंकेज है इन द स्ट्रेट चेन, राइट। स्टार्च के अंदर स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 लिंकेज है, जबकि ब्रांचिंग पॉइंट्स पे अल्फा 1,6 लिंकेज है, राइट। सो स्टार्च में अगर आपसे पूछा जाए कि लिंकेज कौन से प्रेजेंट है, अल्फा 1,4, 1,6, तो आंसर क्या है? दोनों, राइट। हाँ, स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 है और ब्रांचिंग पॉइंट्स पे अल्फा 1,6 है। हाँ, अगर आपसे ये पूछा जाए कि अमाइलोज में लिंकेजेस कौन से प्रेजेंट हैं, अल्फा 1,4, 1,6 है दोनों, तो आंसर आपका क्या होना चाहिए? अल्फा 1,4। क्यों? क्योंकि उसके अंदर ब्रांचिंग है ही नहीं। सो नेक्स्ट आप देखें कि ग्लाइकोजन में भी अगेन जो लिंकेजेस हैं स्ट्रेट चेन के अंदर अल्फा 1,4 लिंकेजेस है,
राइट, और अल्फा 1,6 है एट द ब्रांचिंग पॉइंट्स, और ग्लाइकोजन तो होगी ही हमेशा ब्रांच्ड। और फिर सेलुलोज के अंदर भी जो लिंकेजेस हैं वो बीटा 1,4 लिंकेजेस हैं, क्योंकि वहां पे बीटा ग्लूकोज प्रेजेंट है। सो बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट इन द सेलुलोज, राइट, वन ऑफ द वेरी रेयर लिंकेजेस, लेकिन स्टिल सेलुलोज जो कि एक वेरी कॉमन मैक्रोमोलिक्यूल है उसके अंदर बीटा 1,4 लिंकेज प्रेजेंट है। चूंकि इसके अंदर ब्रांचिंग पॉइंट्स हैं ही नहीं, तो इसीलिए इसमें ब्रांचिंग पॉइंट्स का लिंकेज भी मैंने आपको नहीं बताया, राइट। सो दिस इज अबाउट द कंपैरिजन ऑफ द 3 इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स व्हिच आर डिस्कस्ड इन आवर टेक्स्ट बुक। उसमें स्टार्च है, ग्लाइकोजन और सेलुलोज है, राइट। सो इनसे रिलेटेड डिफरेंट वेज में एग्जाम क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल कि वो आपसे एग्जाम आपसे पूछ सकता है कि सेलुलोज किन ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, राइट, या प्लांट्स में स्टोरेज फॉर्म ऑफ फूड क्या है, तो वो स्टार्च है। सिमिलरली एग्जाम आपसे पूछ सकता है इन तीनों पॉलीसैकेराइड्स में से कौन सा जो वो ग्लूकोज का पॉलीमर है, स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ऑल ऑफ देम, तो आंसर इज ऑल ऑफ देम। कौन सा पॉलीसैकेराइड ऐसा है जो कि सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो आंसर है अमाइलोज। सिमिलरली व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड गिव यू रेड कलर विद आयोडीन टेस्ट, so answer would be glycogen, right। इस तरह से एग्जाम आपसे पूछता है कि अल्फा 1,4 linkages would be present in A option is starch, B is glycogen, C is cellulose, D option is starch and glycogen। आंसर इसका क्या होगा? starch and glycogen, दोनों में अल्फा 1,4 linkage present and so on। so एग्जाम डिफरेंट वेज में इस टेबल को यूटिलाइज करते हुए क्वेश्चंस फॉर्मुलेट कर सकता है, राइट। उसमें आप देखें कि ये एक फोटोग्राफ है जो कि आपको डिफरेंट जो इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में बता रही है। इसमें आप देखें कि एक्सट्रीम लेफ्ट जो एरिया है यहाँ पे हमारे पास स्टार्च है, और स्टार्च 2 फ्लेवर्स में है। एक अमाइलोज है जो कि नॉन ब्रांच्ड है, और दूसरी अमाइलोपेक्टिन है जो कि आप देख सकते हैं कि एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड है। सो अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन ये दोनों फ्लेवर्स हैं किसके? स्टार्च के, राइट। इसमें स्ट्रेट चेन में लिंकेज कौन सा होगा? अल्फा 1,4, और ब्रांचिंग पॉइंट्स पे लिंकेजेस कौन से होंगे? अल्फा 1,6 एट द ब्रांचिंग पॉइंट्स। और उसके बाद फिर देखें अमाइलोज में सिर्फ और सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज ही प्रेजेंट होगा, ब्रांचिंग पॉइंट्स है ही नहीं। सिमिलरली ग्लाइकोजन में भी देखें ये एक्सटेंसिवली ब्रांच्ड है, अगेन ये ग्लूकोज के ही कहीं ये पॉलीमर है, तो इसमें अल्फा 1,4 लिंकेज होगा एट द इन द स्ट्रेट चेन, एंड अल्फा 1,6 लिंकेज होगा एट द ब्रांचिंग पॉइंट्स। और उसके बाद फिर आप देखें कि जो सेलुलोज है इसमें कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसके अंदर बीटा 1,4 लिंकेज है ये प्रेजेंट है, बीटा 1,4 लिंकेज यूनिक फॉर द सेलुलोज। अब यहाँ पे इस फोटोग्राफ में आप देखें कि जैसे एप्पल है तो एप्पल के अंदर कौन से पॉलीसैकेराइड्स प्रेजेंट हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि एप्पल के अंदर अमाइलोज भी है, अमाइलोपेक्टिन भी, और सेलुलोज भी है। अब देखें एप्पल की जो बाहर कवरिंग है, राइट, ये जो कवरिंग है इट्स कंप्राइज ऑफ द अमाइलोपेक्टिन, ये टफ स्ट्रक्चर है। हाँ, एप्पल के अंदर जो व्हाइट चंक होगा, राइट, वो मेनली क्या है? वो अमाइलोज है। बहरहाल दोनों ये फ्लेवर्स स्टार्च ही के हैं, राइट। और उसके बाद फिर चूंकि आपको पता है कि एप्पल है, और एप्पल इसका स्ट्रक्चर भी एट द एंड ऑफ द डे चूंकि प्लांट का पार्ट है, इसका स्ट्रक्चर भी सेलुलर होगा, जिसका मतलब यह है कि इसके अंदर अगर सेल्स होंगे, सेल्स के बाहर सेल वॉल भी होगी, और अगर सेल वॉल भी होगी तो सेल वॉल के अंदर सेलुलोज भी होगा। सो लिहाजा एप्पल के अंदर सेलुलोज भी प्रेजेंट है। सो यू सीन हियर एक एप्पल के अंदर यू विल गेट द अमाइलोपेक्टिन, द अमाइलोज एंड द सेलुलोज। अमाइलोपेक्टिन आउटर कवरिंग है, अमाइलोज जो है उसके अंदर इनर वाइट पोर्शन है, इनर वाइट जो चंक है एप्पल का उसमें मेनली अमाइलोज है, और फिर जितने भी इसके सेल्स हैं ऑफ कोर्स सेल्स की वॉल्स के अंदर सेलुलोज भी प्रेजेंट है। सो माय डियर स्टूडेंट, अभी तक हमने इंट्रोडक्शन टू कार्बोहाइड्रेट्स और उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स को डिस्कस किया। अब हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विद द कंपैरिजन बिटवीन 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ माय डिस्कशन विद फ्यू क्वेश्चंस, एंड हमारे पास ऑप्शंस हैं। ए ऑप्शन इज सुक्रोज, बी ऑप्शन इज माल्टोज, सी ऑप्शन इज लैक्टोज, एंड डी ऑप्शन इज स्टार्च। और कमांड है हमारे पास चूज द राइट आंसर और आंसर्स फॉर ईच स्टेटमेंट, यानी कि इस कमांड से हमें पता चलता है कि एक स्टेटमेंट के लिए एक से ज़्यादा सही जवाब भी हो सकते हैं। सो वी हैव गॉट आवर फर्स्ट स्टेटमेंट, विच शुगर इज स्वीट इन टेस्ट एंड नॉन रिड्यूसिंग। यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। पहली कंडीशन क्या है कि स्वीट हो शुगर, एंड दूसरी कंडीशन क्या है? वो नॉन रिड्यूसिंग हो। अब हम इन सभी शुगर्स को देखते हैं स्वीटनेस और रिडक्शन पोटेंशियल के हवाले से। सो यू सीन हियर जो सुक्रोज है ये स्वीट है, और माल्टोज और लैक्टोज चूंकि ये भी ओलिगोसैकेराइड्स हैं सो ये भी स्वीट हैं। हाँ, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है और ये टेस्टलेस है, सो दिस इज नॉट स्वीट। सो पहली कंडीशन पे पहले तीनों ऑप्शंस पूरे उतरते हैं। अब सेकंड कंडीशन क्या है? नॉन रिड्यूसिंग, राइट। सो इसमें आप देखें कि जो सुक्रोज है ये नॉन रिड्यूसिंग है,
जबकि माल्टोज एंड लैक्टोज ये दोनों रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। स्टार्च भी है तो नॉन रिड्यूसिंग, लेकिन चूंकि ये पहली कंडीशन को फुलफिल नहीं करती इसलिए ये हमारा क्वालिफाइंग आंसर नहीं है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी अल्फा। एंड सेकेंड स्टेटमेंट है हमारे पास पिक रिड्यूसिंग शुगर्स। सो इसमें हम देख सकते हैं कि माल्टोज एंड लैक्टोज ये दोनों ही रिड्यूसिंग शुगर्स हैं। सो बीटा एंड चार्ली दोनों हमारे आंसर्स हैं। और फिर लास्ट पे हमारे पास स्टेटमेंट है पिक नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। सो हम देख सकते हैं कि सुक्रोज भी नॉन रिड्यूसिंग है और सिमिलरली जो स्टार्च है यहाँ पे ये भी नॉन रिड्यूसिंग है। सो अल्फा एंड डेल्टा बोथ ऑफ दीज वुड बी द बेस्ट रिस्पॉन्सेज to the third statement. And now let's move on to the next slide. अब हम मोनोसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स का एक कंपैरिजन टेबल कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेट मी ओरिएंट यू टुवर्ड्स दिस टेबल। इस टेबल में एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम में हमारे पास फीचर है। In the second column we have got the monosaccharides, in the third column we have got oligosaccharides and in the fourth column we have got the polysaccharides. अब हम जो तीनों क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट्स की, दैट इज मोनो, ओलिगो एंड पॉलीसेक्राइड्स, इन्हें डिफरेंट हेडिंग्स के तहत डिस्कस करेंगे और साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि रियल एग्जाम में यहाँ पे क्वेश्चंस किस पैटर्न पे जनरेट हो सकते हैं। सो बुक में ये जो इंफॉर्मेशन है ये डिफरेंट पैराग्राफ्स की शक्ल में दी गई है, लेकिन अमूमन यहाँ से एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कोरिलेशन क्वेश्चन होता है। और मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि मैंने आपकी बुक ही के अंदर गिवन मटेरियल को थ्रू द आईज ऑफ एग्जाम आपके ऊपर प्रोजेक्ट करना है। सो दिस इज द टेबल विच इज एक्चुअली शोइंग यू दीज थ्री क्लासेस थ्रू द आईज ऑफ द एग्जाम, यू कैन से। सो हमारे पास पहली हेडिंग है कॉमन नेम, और इसमें मोनोसेक्राइड्स का कॉमन नेम क्या है? सिंपल शुगर्स। ओलिगोसेक्राइड्स को हम कॉमनली कॉम्प्लेक्स शुगर्स, जबकि पॉलीसेक्राइड्स को हम मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर्स भी कहते हैं। अगर एग्जाम आपके लिए क्वेश्चन जनरेट करता है जिसमें लिस्ट में आपके सामने कोई मोनोसेक्राइड, ओलिगो और पॉलीसेक्राइड्स रखता है और आपसे ये पूछता है कि इनमें से कौन सी मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर है, सो यू कैन सी इन हियर योर बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी अ पॉलीसेक्राइड। और इसी तरह से अगर एग्जाम आपसे ये पूछता है कि कौन सी सिंपलेस्ट शुगर है उस लिस्ट में से, सो बेस्ट रिस्पॉन्स वुड बी मोनोसेक्राइड एंड सो ऑन। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फीचर एंड दैट इज टेस्ट। सो टेस्ट के हवाले से जो मोनोसेक्राइड्स हैं दे आर मोर स्वीट, राइट। सो यूँ भी कह सकते हैं कि इसकी जो स्वीटनेस है इसको मैं 4+ से अगर रिप्रेजेंट करूँ तो जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं इनकी स्वीटनेस को मैं मे बी 2+ से रिप्रेजेंट करूँगा, क्योंकि हैं तो ये भी स्वीट लेकिन इनकी जो स्वीटनेस है दैट इज लेसर देन द पॉलीसेक्राइड्स, lesser than the monosaccharides. And now let's talk about the sweetness of the polysaccharides. So यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो polysaccharides हैं they are tasteless. This is a paradox. You see here, आप एप्पल खाते हैं एंड एप्पल में फूड मेनली किस फॉर्म में स्टोर्ड है? स्टार्च की फॉर्म में, और स्टार्च क्या है? पॉलीसेक्राइड। और पॉलीसेक्राइड्स क्या होते हैं? टेस्टलेस। नाउ द क्वेश्चन इज एप्पल स्वीट क्यों है, राइट। सो अगर उसमें फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड है तो एप्पल स्वीट क्यों है? एंड आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एप्पल में फूड नो डाउट स्टार्च की फॉर्म में ही स्टोर्ड है, लेकिन जब हम एप्पल की बाइट लेते हैं हमारी ओरल कैविटी में हमारा स्लाइवा एप्पल के साथ मिक्सअप होता है और हमारे स्लाइवा में एक स्टार्च डिजेस्टिंग एंजाइम होता है विच इज स्लाइवरी अमाइलेज, जो कि स्टार्च को या एप्पल में मौजूद स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करता है जो कि डाइसेक्राइड है, और डाइसेक्राइड के टेस्ट को हम फील कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई एप्पल इट सीम्स टू बी स्वीट टू अस। और अदर रीज़न भी इसके स्वीट होने की ये हो सकती है कि इसमें स्टार्च के अलावा कुछ दूसरे मोनो या ओलिगोसेक्राइड्स भी प्रेजेंट हों। सो बहरहाल अगर हम प्योरली इनको देखें बगैर डाइजेशन के तो जो पॉलीसेक्राइड्स हैं इंक्लूडिंग द स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज एटसेट्रा दे आर ऑल टेस्टलेस। And now let's talk about their solubility in water.
सो इसमें आप देखें कि मोनोसेक्राइड्स दे आर मोर सॉल्युबल इन वाटर बट स्टिल दे आर सॉल्युबल, और ओलिगोसेक्राइड्स जो हैं ये रिलेटिवली लेस सॉल्युबल हैं इन वाटर, जबकि जो पॉलीसेक्राइड्स हैं ये जनरली इनसॉल्युबल हैं इन वाटर या स्पेरिंगली सॉल्युबल यू कैन से। अब कह सकते हैं कि ये सारे के सारे पॉलीसेक्राइड्स तकरीबन इनसॉल्युबल ही हैं इन वाटर। एक मेजर एक्सेप्शन टू द रूल वाज द अमाइलोज, जो कि एक फ्लेवर है, ये एक फॉर्म है स्टार्च की, और स्टार्च हॉट वाटर में सॉल्युबल है। अदरवाइज फॉर ऑल द प्रैक्टिकल पर्पसेस ऑल द रेस्ट ऑफ द पॉलीसेक्राइड्स दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर फॉर यू। एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट द हाइड्रोलिसिस। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि हाइड्रोलिसिस से मुराद क्या है। हाइड्रोलिसिस टू यील्ड मोनोमर्स, हाइड्रोलिसिस टू यील्ड मोनोमर्स, राइट। सो इसमें आप देखें कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं चूँकि खुद से ही ये मोनोमर्स हैं, सो इनकी हाइड्रोलिसिस से कोई भी मोनोमर्स यील्ड नहीं होंगे। इसके मुकाबले में जो ओलिगोसेक्राइड्स हैं इनकी हाइड्रोलिसिस 2 से लेके 10 की रेंज में मोनोसेक्राइड्स को यील्ड करेगी। और उसके बाद फिर जो पॉलीसेक्राइड्स हैं, ऑफ कोर्स पॉलीसेक्राइड्स की जो हाइड्रोलिसिस है इट वुड आल्सो यील्ड सेवरल मोनोसेक्राइड्स, समटाइम्स इवन इन थाउजेंड्स। और उसके बाद अब हम बात करते हैं रिगार्डिंग द जनरल फार्मूला ऑफ दीज 3 क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। आप देख सकते हैं कि मोनोसेक्राइड्स के जनरल फार्मूला CnH2n H2ON है, या इसको हम दूसरी तरह से CH2ON भी लिख सकते हैं। लेकिन मेजर एक्सेप्शन टू द रूल क्या है, डीऑक्सीराइबोज शुगर। सो डीऑक्सीराइबोज शुगर एक ऐसी शुगर है जो कि इस जनरल फार्मूला को फॉलो नहीं करती, और इसकी रीज़न क्या है, द सेकेंड कार्बन ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर इज डिवॉइड ऑफ 1 ऑक्सीजन। एंड इसी तरह से अब हम ओलिगोसेक्राइड्स का जनरल फार्मूला देखते हैं। You can see in here CnH2ON-1, या इसको हम एक अदर वे में CnH2n-2nOn-1 की तरह भी लिख सकते हैं। और ये जो जनरल फार्मूला है ये स्पेसिफिक है फॉर द डाइसेक्राइड्स, जबकि पॉलीसेक्राइड्स से रिलेटेड एज सच कोई भी जनरल फार्मूला हमारी बुक में डिस्कस्ड नहीं है, सो हम इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे ऑफ कोर्स। एंड next we have got another heading which is the form ring structure, right? So you see in here the monosaccharides, ये जब हम इनको water में dissolve कराएंगे they would form the ring structure, right? So definitely they form ring structure, and furan is actually a 5-cornered ring and pyran is a 6-cornered ring, and these rings are formed actually when the monosaccharides are dissolved in water, जबकि oligosaccharides और polysaccharides के लिए ये information relevant नहीं है। And next we have got the classification of monosaccharides. Classification of the monosaccharides, oligo and the polysaccharides as well. So monosaccharides को हम classify करते हैं on the basis of number of carbon atoms. यानी कि अगर एक ऐसी monosaccharide शुगर हो या ऐसी कोई मोनोसेक्राइड हो जिसमें अगर 3 कार्बन्स हैं, हम उसको लेबल क्या करेंगे, एज अ ट्राइओज। सिमिलरली अगर उसमें 4 कार्बन्स हैं तो टेट्रोज, और 5 कार्बन्स हैं तो पेंटोज, 6 कार्बन्स हैं तो हेक्सोज एंड सो ऑन, राइट। सो जो क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड्स की दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, और ओलिगोसेक्राइड्स की जो क्लासिफिकेशन है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ मोनोसेक्राइड्स रिलीज्ड ड्यूरिंग हाइड्रोलिसिस। जब हम ओलिगोसेक्राइड्स को हाइड्रोलाइज करते हैं उस वक्त उनसे कितने मोनोमर्स या मोनोसेक्राइड मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, इस बेसिस पे इनको हम क्लासिफाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ऐसा ओलिगोसेक्राइड जो कि हाइड्रोलिसिस पे 2 मोनोसेक्राइड्स को यील्ड करे, हम उसे कहेंगे दिस इज अ डाइसेक्राइड। सिमिलरली जो 3 यील्ड करे वो ट्राइसेक्राइड, और 4 वाला टेट्रासेक्राइड एंड 5 वाला पेंटासेक्राइड एंड सो ऑन, राइट। और उसके बाद फिर जो पॉलीसेक्राइड्स हैं इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी है, बट दैट इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर एग्जाम, सो इसीलिए इसको भी हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। एंड नेक्स्ट वी हैव गॉट अनदर हेडिंग और अदर फीचर कि ये जो शुगर्स हैं ये रिड्यूसिंग हैं या नॉन रिड्यूसिंग हैं। सो जनरलाइजेशन क्या है कि जो मोनोसेक्राइड्स हैं दे आर जनरली रिड्यूसिंग, राइट, और कन्वर्सली जो पॉलीसेक्राइड्स हैं दे आर जनरली नॉन रिड्यूसिंग। सो मोनोसेक्राइड्स जनरली रिड्यूसिंग है जबकि पॉलीसेक्राइड्स जनरली नॉन रिड्यूसिंग है। ये लिस्ट आपने मेमोराइज करनी है
कि ओलिगोसैकेराइड्स में से कुछ ऐसी हैं जो कि रिड्यूसिंग हैं, फॉर एग्जांपल माल्टोज एंड लैक्टोज। माल्टोज और लैक्टोज को आपने याद रखना है एज रिड्यूसिंग शुगर्स, एंड इसी तरह से जो सुक्रोज है इसको आपने एज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर याद रखना है। ये प्रेटी हाई यील्ड पॉइंट है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पहले भी कई दफ़ा ये पॉइंट एग्जाम में डिफरेंट वेज में टेस्ट किया जा चुका है। और उसके बाद अब हम बात करते हैं इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स की। एज गुड स्टूडेंट्स ऑफ एंट्रेंस टेस्ट आपको जो मोनोसैकेराइड्स, ओलिगो या पॉलीसैकेराइड्स, इनकी जितने भी एग्जांपल्स आपकी दोनों बुक्स में डिफरेंट प्लेसेस पे जो डिस्कस्ड हैं ग्रॉसली उनका पता होना चाहिए। सो मैंने ये किया है कि डिफरेंट जो पॉलीसैकेराइड्स आपकी बुक्स में डिस्कस्ड हैं उनको मैंने एक ही जगह पे सम अप करके लिख दिया है। सो यू कैन सी इन हियर कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, राइबोज, डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोफ्यूरानोज, दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ द मोनोसैकेराइड्स। और इस तरह से फिर जो माल्टोज और लैक्टोज और सुक्रोज ये हैं तो तीनों ही डाइसैकेराइड्स, लेकिन ऑफ कोर्स डाइसैकेराइड्स भी एक सब कैटेगरी है ओलिगोसैकेराइड्स की। सो इसकी ये कॉमन एग्जांपल्स हैं। और उसके बाद फिर पॉलीसैकेराइड्स की जो लिस्ट है ये प्रेटी हाई यील्ड है फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इस लिस्ट में कुछ एग्जांपल्स के साथ आप पहले ही फेमिलियर हैं और कुछ एग्जांपल्स थोड़ी सी पैराडॉक्सिकल हैं। अपेरेंटली आपको लगता है कई दफ़ा दे आर नॉट द पॉलीसैकेराइड्स बट दे आर पॉलीसैकेराइड्स। इसमें जैसे देखिए आपकी जो फेमिलियर एग्जांपल्स हैं दे आर स्टार्च एंड ग्लाइकोजन एंड सेलुलोज। आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं कि दीज आर पॉलीसैकेराइड्स, लेकिन डेक्स्ट्रिन आपके लिए न्यू है। और इसी तरह से डेक्स्ट्रिन को हम यूज़ करते हैं एज प्लाज्मा एक्सपेंडर, खासतौर पे जब पेशेंट्स का ब्लड लॉस होता है तो उसमें डेक्स्ट्रिन को जो ब्लड वॉल्यूम है उसको रिप्लेनिश करने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरह से एगर में बैक्टीरियल कल्चर्स ग्रो करते हैं, ये भी पॉलीसैकेराइड है। पेक्टिन जो है ये भी सेल वॉल के कॉम्पोनेंट है प्लांट्स के अंदर मोस्टली, सो ये भी पॉलीसैकेराइड है। और काइटिन जिससे फंजाई की सेल वॉल बनी होती है, या इसी तरह से जो आर्थ्रोपोड्स हैं इनका एक्सोस्केलेटन बना होता है, तो ये भी क्या है, दिस इज ऑल्सो पॉलीसैकेराइड। So that was all about the comparison between three classes of carbohydrates, and now let's start off our discussion with the importance of carbohydrates. अब हम carbohydrates की importance पे बात करेंगे, and सबसे पहला पॉइंट मैं यहाँ पे जो जनरेट करना चाहूँगा वो ये है कि दे आर सेंट्रल प्लेयर्स ऑफ एनर्जी। जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये एनर्जी के सेंट्रल प्लेयर्स हैं, राइट। इनको हम सेवरल रीजंस की बिना पे सेंट्रल प्लेयर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं। इसमें पहली रीज़न क्या है कि लिविंग थिंग्स के अंदर जो बेसिक मैकेनिज्म है फॉर एनर्जी जनरेशन, राइट, दैट इज डिजाइन टू प्रोसेस कार्बोहाइड्रेट्स, राइट, लाइक ग्लाइकोलाइसिस और उसके बाद फिर एसिटाइल कोए फॉर्मेशन, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ये जो पाथवेज हैं बेसिकली दे आर डिजाइंड टू प्रोसेस द कार्बोहाइड्रेट्स। अगर हमने किसी भी नॉन कार्बोहाइड्रेट मटेरियल से एनर्जी लेनी है, लाइक हमने अगर प्रोटीन्स और लिपिड्स से अगर एनर्जी लेनी है, तो समहाउ प्रोटीन्स या लिपिड्स को कार्बोहाइड्रेट्स में से ही किसी के मेटाबॉलिज्म में से ही किसी न किसी इंटरमीडिएट में कन्वर्ट करना होगा, फिर ही हम उसे एनर्जी एक्सट्रैक्ट कर सकेंगे। सो ये तो एक रीज़न है इनको सेंट्रल प्लेयर्स ऑफ एनर्जी कहने की, बट इसको हम एक डिफरेंट एंगल से भी देखते हैं। यू जस्ट इमेजिन दैट यू ईट अब एप्पल, और एप्पल में क्या है, हमारे पास पॉलीसैकेराइड है, स्टार्च। उस एप्पल में फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर्ड है। हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, या सादा लफ्ज़ों में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये जो स्टार्च है ये कन्वर्ट होगी इनटू द ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो है ये अब्जॉर्ब होगा इनटू ब्लड। सो अब देखें कि फूड जो स्टोर्ड है ये किस फॉर्म में स्टोर्ड है, ऑफ कोर्स इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में जब ये स्टार्च डाइजेस्ट हुई तो ये कन्वर्ट हुई टू ग्लूकोज विच इज अगेन कार्बोहाइड्रेट। और उसके बाद फिर जो ग्लूकोज है इट एंटर्ड इनटू ब्लड, ग्लूकोज ब्लड में एंटर हुआ, और उसके बाद फिर ब्लड के अलॉन्ग इसने ट्रैवल किया टू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। फॉर एग्जांपल ब्लड के अलॉन्ग ये ग्लूकोज ट्रैवल किया इनटू द लिवर, और लिवर में जाके ये कन्वर्ट हुआ इनटू द ग्लाइकोजन, राइट। और ग्लाइकोजन अगेन ये फिर क्या है, दिस इज अ कार्बोहाइड्रेट, राइट। और इसी तरह से ब्लड से जो ग्लूकोज है इट वुड एंटर इनटू द स्केलेटल मसल्स, और स्केलेटल मसल्स में भी जाके इसने कन्वर्ट होना है मोस्टली इनटू द ग्लाइकोजन, और ग्लाइकोजन अगेन क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह से ये सिंपली जनरल बॉडी सेल्स के अंदर भी ग्लूकोज एंटर हो सकता है, और वहाँ पे जाके ये मैनी टाइम्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो सकता है
It can undergo glycolysis and then the acetyl-CoA formation, Krebs cycle, electron transport chain, so as to release energy, right? So of course जनरल सेल्स के अंदर भी जो एनर्जी जनरेशन मैकेनिज्म है वो भी कार्बोहाइड्रेट ही को प्रोसेस कर रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो कार्बोहाइड्रेट्स के ही इर्द गिर्द घूम रही है। सो दैट्स व्हाई वी से दैट दीज आर सेंट्रल प्लेयर्स ऑफ एनर्जी। यहाँ पे कुछ एडिशनल पॉइंट्स भी मैं जनरेट करना चाहूँगा कि लिवर में जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है ये स्टोर होती है रफली फॉर 6 to 7 hours और ये होती है फॉर द जनरल बॉडी यूज, राइट। इसके मुकाबले में जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स में जो ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो ग्रॉसली स्टोर होती है फॉर द 24 आवर्स और ये जो ग्लाइकोलाइसिस होती है ये स्पेसिफिकली फॉर द मसल यूज ही होती है। और चूंकि जो लिवर में ग्लाइकोजन स्टोर होती है वो 6 to 7 आवर्स के लिए स्टोर होती है, सो प्रॉब्ली दैट्स द रीजन कि वी फील हंग्री आफ्टर एवरी 6 to 7 hours. Anyways, there was just the additional points, not very high yield from the examination point of view. And now let's talk about the other important features of the importance of carbohydrates. So इसमें हम देखें कि दे प्ले स्ट्रक्चरल रोल। बहुत सारे जो स्ट्रक्चर्स हैं इवन वो भी कार्बोहाइड्रेट्स से बने होते हैं। हमने सेल मेम्ब्रेन को डिस्कस किया था और हमने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स किस तरह से लिपिड्स और प्रोटीन्स के साथ कनेक्टेड थे, अटैच थे, एंड दे वर कॉन्स्टिट्यूटिंग, दे वर आल्सो प्लेइंग रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। बहरहाल इसमें आप देख सकते हैं कि जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं दे आर आल्सो प्लेइंग स्ट्रक्चरल रोल। और उसके बाद फिर synthesize different compounds of plants like amino acids and fatty acids etc. अब देखें कि प्लांट्स में ओवरऑल जो अमाइनो एसिड्स बनते हैं या जो फैटी एसिड्स बनते हैं वो भी अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट से ही बनेंगे। सो प्लांट्स में भी बेसिकली फोटोसिंथेसिस के नतीजे में किस चीज़ ने बनना है, फोटोसिंथेसिस के नतीजे में अल्टीमेटली ग्लूकोज ने ही बनना है और फिर ग्लूकोज कन्वर्ट होगा इनटू द सुक्रोज और फ्लोइम के लॉन्ग वो ट्रेवल करेगा। सो हम ये भी कहते हैं कि जो ग्लूकोज है ये ब्लड शुगर है जबकि जो सुक्रोज है ये फ्लोइम शुगर है। बहरहाल इसमें अब आप ये देखें कि वो उसके लॉन्ग अगर सुक्रोज की फॉर्म में ट्रैवल करेगा उसके बाद फिर डिफरेंट जो उसके पार्ट्स हैं बॉडी के प्लांट के वहाँ पे जाके डिफरेंटली आगे इसकी यूटिलिटी होगी। बहरहाल अगर कहीं पे भी अमाइनो एसिड्स बनने हैं या फैटी एसिड्स बनने हैं तो ये भी अल्टीमेटली उन कार्बोहाइड्रेट्स से ही बनने हैं जो कि फोटोसिंथेसिस के नतीजे में प्लांट में प्रोड्यूस हुए हैं, राइट। सो द सिंथेसाइज डिफरेंट कंपाउंड्स ऑफ प्लांट्स लाइक अमाइनो एसिड्स एंड फैटी एसिड्स एटसेट्रा। और इसके बाद अब मैं टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस सबसेक्शन कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछना चाहूँगा जस्ट फॉर सेक ऑफ टेस्टिंग योर अंडरस्टैंडिंग एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो हमारे पास स्टेटमेंट है फोटोसिंथेसिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ, ए ऑप्शन इज प्रोटीन्स, बी ऑप्शन इज फैट्स, सी ऑप्शन इज कार्बोहाइड्रेट्स एंड डी ऑप्शन इज ऑल ऑफ दीज। सो इसमें अब देखें कि डायरेक्टली तो फोटोसिंथेसिस कार्बोहाइड्रेट्स ही की सिंथेसिस में इन्वॉल्व है लेकिन अल्टीमेटली कार्बोहाइड्रेट्स से ही आगे फिर फर्दर प्रोटीन और फैट्स ने भी बनना है। इसीलिए बेस्ट रिस्पॉन्स जो इस क्वेश्चन का होगा दैट वुड बी डेल्टा। एंड वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन। सो स्टेटमेंट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग माइक्रोमोलिक्यूल्स कैन सर्व एज सोर्स ऑफ एनर्जी। सो कौन से माइक्रोमोलिक्यूल्स एनर्जी सोर्स के तौर पे एक्ट कर सकते हैं। सो यू सीन हियर मोनोसैकेराइड्स, यस दे कैन एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, फैटी एसिड्स, यस दे कैन आल्सो एक्ट एज सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड अमाइनो एसिड्स भी इवन सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर पे एक्ट कर सकते हैं क्योंकि इन सभी के अंदर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं तो जिनमें एनर्जी स्टोर्ड है। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा, all of these. And another question, which of the following carbohydrates can be naturally found in fruits? सो इनमें से कौन से आपको नेचुरली फ्रूट्स में मिलेंगे। सो इसमें ए ऑप्शन है ग्लूकोज, बी ऑप्शन है स्टार्च, सी ऑप्शन है लैक्टोज एंड डी ऑप्शन इज ग्लूकोज एंड स्टार्च। इफ यू आर थिंकिंग दैट्स द बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन इज स्टार्च, यू आर थिंकिंग ऑन द रॉन्ग लाइंस क्योंकि अगर प्योरली स्टार्च की फॉर्म में ही अगर फ्रूट्स में स्टोर्ड होते ओवरऑल कार्बोहाइड्रेट्स तो बहुत सारे जो फ्रूट्स जैसे ही हम मुंह में लेके जाते हैं हमें स्वीट फील होते हैं तो हमें कभी भी उनकी स्वीटनेस इस तरह से फील ना होती। इसका मतलब है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ स्वीट शुगर्स यानी कि मोनो या ओलिगोसैकेराइड्स भी मौजूद हैं। तो इसमें खास तौर पर देखें कि मोनोसैकेराइड्स रूटीनली प्रेजेंट हैं
तो इसमें जो ग्लूकोज है वो भी प्रेजेंट हो सकता है, जो लैक्टोज है, ऑफ कोर्स लैक्टोज ये मिल्क शुगर है, सो ये मिल्क में प्रेजेंट है ना कि फ्रूट्स वगैरह के अंदर। सो इसमें हमारे पास ग्लूकोज और स्टार्च ये दोनों प्रेजेंट हो सकते हैं फ्रूट्स में। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी डेल्टा, ग्लूकोज एंड द स्टार्च। सो नेक्स्ट वी हैव गॉट अनदर क्वेश्चन। स्टेटमेंट है जी, ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स हैव स्ट्रक्चरल रोल इन। ए ऑप्शन इज एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ऑफ एनिमल्स, बी ऑप्शन इज बैक्टीरियल सेल वॉल, सी ऑप्शन इज बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। सो हमने इन तीनों रोल्स को स्टडी किया है, ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स के। हमारी बुक में डिफरेंट जगहों पे ये तीनों रोल्स मेंशन्ड हैं। सो बेस्ट रिस्पॉन्स टू दिस क्वेश्चन वुड बी ऑल ऑफ दीज, एंड दैट्स ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। थैंक यू वेरी मच।